कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। हम लोग मूल अधिकार पढ़ रहे हैं। मूल अधिकार में हम लोगों ने समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक अधिकार और संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार पढ़ चुके हैं। जो हमारा छठवां अधिकार है, क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आज हम उसको देखेंगे, ठीक है? तो हम लोग इससे पीछे ये सब चीज़ पढ़ चुके हैं। कितने अनुच्छेद पढ़े? 12 से लेकर हम लोग 30 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 32 शुरू करेंगे। 31 जो है संपत्ति का अधिकार था, जो समाप्त कर दिया गया है, लेकिन उसका कुछ भाग मूल अधिकार में अभी शामिल है, तो हम उसको देखेंगे। अनुच्छेद 32 के बाद देखेंगे उसको, ठीक है? तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो छठा है हमारा अधिकार, और इसमें केवल एक अनुच्छेद, अनुच्छेद 32। आज हम उसी के बारे में देखेंगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं क्या है। हम जो हमारा अधिकार है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें कितना एक आर्टिकल है, जिसे क्या कहते हैं? आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 इसी में क्या कहा गया है, आइए देखते हैं। अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया है? जैसे आप लोग इसमें देखते हैं, इसमें क्या दिया गया? मूल अधिकारों का संरक्षण प्राप्त है। ये अधिकार क्या करता है? मूल अधिकारों को संरक्षित करता है। अनुच्छेद 32 क्या करता है? जितने प्रकार के हम मूल अधिकार पढ़े हैं ना, तो ये सब क्या करता है? ये मूल अधिकारों को संरक्षण देता है या संरक्षित करता है। जैसे मान लें हम किसी को अधिकार देते हैं, किसी प्रकार का भी अधिकार दें, यदि उसको संरक्षण नहीं प्राप्त है, तो वो अधिकार का कोई महत्व रह जाता है? नहीं रह जाएगा। मान लेते हैं हम किसी को पढ़ने का अधिकार दिए, पढ़ने के अधिकार किसी व्यक्ति को हम कह रहे हैं कि आपको हम पढ़ाएंगे, ये करेंगे, सब कुछ उसे कहा गया कि हम करेंगे, मतलब उसको पूरा अधिकार पढ़ने के लिए दिया गया, लेकिन क्या किया? बाद में उससे छीन लिया गया, संरक्षण नहीं दिया गया अधिकार का, और उस अधिकार को संरक्षित नहीं किया गया। बाद में क्या हुआ? उस अधिकार को हमने छीन लिया, तो वो अधिकार का कोई महत्व रह गया? नहीं रह गया, क्योंकि वो अधिकार को संरक्षण ही नहीं प्राप्त है। उसी प्रकार हमारे मूल अधिकार को यदि संरक्षण नहीं प्राप्त होगा तो क्या वो अर्थहीन हो जाएगा? तो वो अर्थहीन हो जाएगा। इसलिए उसे संरक्षित कर, उसको अर्थहीन ना होने देना, मतलब उसका महत्व बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 32 का प्रयोग किया जाता है। अनुच्छेद 32 क्या करता है? मूल अधिकारों को संरक्षित करता है, ठीक है? चलिए, मूल अधिकार को संरक्षित करने के लिए अच्छा आप लोग एक बताइएगा कि जैसे अभी तक हम लोगों ने इससे पीछे अनुच्छेद 19 पढ़े, अनुच्छेद 14 पढ़े, 15 पढ़े, इसमें क्या बताया गया था? हमारे अधिकारों के बारे में है। अनुच्छेद 19 व्यक्ति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 14 समानता है। तो ये बताइए, अगर मान लेते हैं कि समानता हमको दी जा रही है, बाद में राज्य द्वारा वो समानता छीन ली गई, तो उसका कोई महत्व रह गया? नहीं रह गया। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या किया गया? अनुच्छेद 32 का प्रयोग किया गया, ठीक है? तो अनुच्छेद 32 क्या करता है? मूल अधिकारों को संरक्षित करता है। इसे क्या कहा गया? उपचार कहा गया ना। तो ये क्या है? मूल अधिकारों को उपचार करने। और कैसा है? संवैधानिक है। संवैधानिक का मतलब जो संविधान में वर्णित है या जो लिखा है, ठीक है? तो अनुच्छेद 32 में क्या है? अनुच्छेद 32 क्या है? मूल अधिकारों को संरक्षित कर, मूल अधिकार को संरक्षित करता है। क्या करता है? अगर इसे हम सरल भाषा में कहें तो मूल अधिकारों को संरक्षित करता है। अनुच्छेद 32 क्या करता है? मूल अधिकारों को एक गारंटी देता है कि ठीक है, हम आपका संरक्षण करेंगे, ठीक है? वो बोलता है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के बारे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा अगर अनुच्छेद 32 नहीं है तो पूरे संविधान में इस और जो मूल अधिकार दिए गए इसका कोई महत्व नहीं होगा। अनुच्छेद 32 के बारे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या कहा है? ये कहे हैं
कि अनुच्छेद जो 32 है वो संविधान की वो क्या कहा गया, सभी अनुच्छेदों में सबसे महत्वपूर्ण है। इसे क्या कहा गया, हृदय एवं आत्मा कहा गया। भीमराव अम्बेडकर जी ने इन लोग के इस अनुच्छेद को क्या कहा, ये हृदय संविधान का क्या है, हृदय और आत्मा। ठीक है, हृदय और आत्मा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या कहा था कि यदि ये अनुच्छेद नहीं तो संविधान में कोई महत्व नहीं रह जाता है, जो अधिकार दिए हैं उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा, वो अर्थहीन हो जाएंगे। इस कारणवश अनुच्छेद 32 को क्या कहा गया, हृदय और आत्मा। किन्होंने कहा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या कहा, हृदय और आत्मा इस अनुच्छेद को बताया है। ठीक है, चलिए इतना लिख लीजिएगा, आगे देखते हैं। इसमें 5 प्रकार की बातें कही गई, 5 प्रकार की बातें कही गई हैं। इसे न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त। अब संरक्षण करेगा कौन, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संरक्षण कौन करेगा, बात तो यही है कि चलो संरक्षित किया गया, अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो हम किसके पास जाएंगे। तो ये कहा गया कि अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट संरक्षण देगा, क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट अगर मूल अधिकारों का हनन हो रहा है या मूल अधिकार क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में सीधा जा सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके हम सीधे उच्चतम न्यायालय में जाकर याचिका दायर कर सकते हैं कि मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ या उसका हनन हो रहा है। तो इस आधार पर क्या करेगा, तो ये करेगा कि मूल अधिकारों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट दायर करेगा। क्या करेगा, रीट जारी करेंगे, 5 प्रकार की रीट जारी करेंगे। कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। ठीक है, 5 प्रकार की रीट कौन कौन से, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। जो दूसरा है उसे कहते हैं परमादेश, परमादेश। जो हमारा तीसरा है वो क्या है, तीसरा प्रतिषेध, क्या कहते हैं, प्रतिषेध। और अगर हम देखें चौथे की बात तो उसे कहते हैं उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। और जो हमारा पांचवा है वो है हमारा क्या है, अधिकार परीक्षा। क्या है, अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। ठीक है, अधिकार परीक्षा। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण को कहते हैं हेबियस कॉर्पस, और परमादेश को मंडमस, प्रतिषेध के प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण को कहते हैं सरसीररी, और अधिकार परीक्षा कहते हैं क्यों वारंटो। ठीक है, तो ये हमारे सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, मूल अधिकारों की रक्षा के लिए क्या करता है, 5 प्रकार की ये रीट जारी करता है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा है। ठीक है, तो ये क्या है, इसको हम देखते हैं। ये मूल अधिकारों को संरक्षित करने के लिए या उसके हनन पर उसे बचाने के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करता है। और ये रीट क्या है, ये 5 प्रकार के हैं। तो ये क्या है, इसको हम देखते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, परमादेश क्या है, प्रतिषेध क्या है, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा क्या है, इसको हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, चलिए रफ कर दे, आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको रफ कर दें, आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अनुच्छेद हम 32 करेंगे। ठीक है, 32 में कितने प्रकार की रीट सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकार को बचाने के लिए 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। उसमें पहला कौन सा था, बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहला कौन सा है, हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, हेबियस कॉर्पस।
हेबियस कॉर्पस कहते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। इसका जो अर्थ है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो अर्थ है उसे क्या कहते हैं, शरीर को प्रस्तुत करना, शरीर को प्रस्तुत करना। इसका जो अर्थ है प्रस्तुत करना, शरीर को क्या करना, प्रस्तुत करना। बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो अर्थ होता है शरीर को प्रस्तुत करना। शरीर को कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा, शरीर को मतलब जो व्यक्ति को शरीर गिरफ्तार किया गया होगा उसे कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट प्रस्तुत किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के सामने। अनुच्छेद 32 के तहत 226 में हाई कोर्ट के बारे में, तो हाई कोर्ट तो अभी हम देख नहीं रहे, तो हम केवल अनुच्छेद 32 देख रहे हैं ना, तो कहाँ इसे व्यक्ति को कहाँ किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में क्या किया जाएगा, उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या, शरीर को प्रस्तुत करना। ठीक है, अब इसमें कौन जारी करता है, इसमें सबसे पहला प्रश्न आता है कि जारी कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, अगर हम कहें कि कौन जारी करता है, यहाँ बंदी प्रत्यक्षीकरण कौन जारी करेगा अनुच्छेद 32 के, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करेगा। ठीक है, चलिए ठीक, तो किसके विरुद्ध जारी करेगा, सबसे दूसरा बात है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण किसके विरुद्ध जारी करे, किसके विरुद्ध जारी करेगा, तो राज्य हो सकता है और व्यक्ति दोनों हो सकते हैं। राज्य या व्यक्ति दोनों के खिलाफ क्या जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी कर सकता है। किस कारणवश, यदि, कारण क्या रहेगा, यदि व्यक्ति को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया हो, गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया हो। ठीक है, तो इसका अगर अर्थ देखें तो क्या होता है, शरीर को प्रस्तुत करना, किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। किसको प्रस्तुत किया जाएगा, जो व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया होगा। अगर हम इसमें कहें किसको प्रस्तुत किया जाएगा, किसके खिलाफ जारी करेगा, तो राज्य एवं व्यक्ति। किसको प्रस्तुत किया जाएगा, किसको प्रस्तुत किया जाएगा, यहाँ लिखिएगा किसको प्रस्तुत किया जाएगा, गिरफ्तार व्यक्ति को, गिरफ्तार व्यक्ति को, गिरफ्तार व्यक्ति को क्या किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा। तो आप लोग लिखेंगे क्या कि बंदी प्रत्यक्षीकरण कौन जारी करता है, तो सुप्रीम कोर्ट। किसके खिलाफ जारी करता है, तो राज्य या व्यक्ति के खिलाफ। कारण क्या रहेगा, यदि व्यक्ति को गलत तरीके से गिरफ्तार किया जाएगा, किसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, तो गिरफ्तार व्यक्ति को। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया होगा उस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायालय ही क्या करेगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करेगा। किसके खिलाफ, जो व्यक्ति या राज्य का मतलब होता है, राज्य की परिभाषा हमने अनुच्छेद 12 में देखे। राज्य संघ सरकार आती है, राज्य सरकार भी आती है, संसद, विधानमंडल, ये सभी आते हैं। ठीक है, स्थानीय निकाय। तो राज्य द्वारा यदि क्या किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, तो उस व्यक्ति के किस कारण क्या रहेगा, उस व्यक्ति को किस आधार पर बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जाएगा, यदि गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया होगा तो उस सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करेगा। ठीक है, तो अगर इसे आसान भाषा में कहें तो मान लेते हैं कि किसी भी व्यक्ति को राज्य क्या कर दे, गलत तरीके से पकड़ ले, गलत तरीके से पकड़ के क्या करे, गिरफ्तार कर ले, और उसे क्या किया जाए, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। जब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए और पूरी कार्रवाई होने के बाद ये मालूम चले कि राज्य क्या किया, गलत तरीके से व्यक्ति को गिरफ्तार किया, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करेगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करके उस व्यक्ति को मुक्त कर देगा, रिहा कर दिया जाएगा। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करेगा। यदि व्यक्ति को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया होगा तो उसे छोड़ दिया जाएगा, तो क्या किया जाएगा, मुक्त कर दिया जाएगा। गिरफ्तार किया गया हो तो उसे मुक्त कर दिया जाएगा, मतलब स्वतंत्र कर दिया जाएगा। ठीक है, यदि व्यक्ति को गलत तरीके से पकड़ा गया है तो उसे
स्वतंत्र कर दिया जाएगा। ठीक है, किसको? जो गिरफ्तार व्यक्ति को होगा। ठीक है, तो ये था हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण, केवल इतना था। ठीक है, इसके बारे में और आगे इसको हम देखते हैं क्या कहा गया है। इसमें यह कहा गया है यदि व्यक्ति को गलत तरीके से नहीं, यदि व्यक्ति कानून का उल्लंघन किया है तब क्या कर सकते हैं? यदि व्यक्ति गिरफ्तार है तब उसे स्वतंत्र नहीं किया जाएगा। इसमें इसे लिखना नहीं है, केवल सुनना ही है कि व्यक्ति को किस आधार पर गिरफ्तार किया गया हो तो नहीं मुक्त किया जाएगा। यदि व्यक्ति कानून का उल्लंघन किया हो तो व्यक्ति ने या न्यायालय की अवमानना किया और न्यायालय के जो निर्णय दिया हो उसको नहीं माना है तो भी, सरकार के अवमानना किया हो तब भी क्या हुआ? उसे गिरफ्तार किया गया होगा तो नहीं छोड़ा जाएगा। ये सब छूट दी गई है। ठीक है, ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में केवल इतना था। ठीक, चलिए रफ कर दे। चलिए दूसरा क्या है हमारा? दूसरा हमारा परमादेश, जिसे क्या कहते हैं? परमादेश। परमादेश, जिसे परमादेश कहिए या परमादेश, अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो परमादेश आएगा। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं मंजमस, MANGAMU, मंजमस कहते हैं। ठीक है, परमादेश कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी कौन जारी करेगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? कौन जारी करेगा? तो कहेंगे सुप्रीम कोर्ट। किसके तहत? अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा। ठीक है, तो किसके खिलाफ जारी करेगा? यहाँ पास ये था, किसके खिलाफ? तो सरकार के खिलाफ, राज्य लिखते हैं। ठीक है, राज्य के खिलाफ, सॉरी, किसके खिलाफ? यहाँ लिखिए किसके खिलाफ, किसके विरुद्ध जारी किया जाएगा? तो ये कहा गया राज्य के विरुद्ध। ठीक है, दूसरा कौन जारी करेगा? सुप्रीम कोर्ट। किसके विरुद्ध? राज्य के विरुद्ध। किस आधार पर करेगा? किस आधार पर करेगा? यदि अपना कर्तव्य सही से, किस आधार पर? कारण क्या रहेगा? कारण कर्तव्य सही से नहीं कर रहे हैं, कर्तव्य सही से न करने पर, सही से कर्तव्य सही से न करने। राज्य का मतलब यहाँ प्रशासनिक अधिकारी भी हो सकते हैं, प्रशासनिक अधिकारी। ठीक है, राज्य के अंतर्गत जो अधिकारी होंगे, अर्धन्यायिक जो संस्था होंगे उनके खिलाफ, जो न्यायिक संस्था होंगी उनके खिलाफ। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ क्या कर सकते हैं? क्या जारी किया जा सकता है? अधीनस्थ न्यायालय। यहाँ पास अधीनस्थ न्यायालय भी होगा। ठीक है, तो अधीनस्थ न्यायालय, राज्य प्रशासनिक अधिकारी, ये सभी के खिलाफ क्या किया जाता है? परमादेश जारी किया जाता है। किस कारण? कारण क्या होगा? यदि वो व्यक्ति अपना कर्तव्य ठीक से निभा नहीं पा रहे हैं, तो अगर कर्तव्य सही से नहीं निभा पा रहे हैं तब उसके लिए परमादेश जारी किया जाएगा। किसके लिए जारी नहीं किया जाएगा? यहाँ पास अगर कहें कि नहीं जारी किया जाएगा, नहीं जारी किया जाएगा, तो पहला है कि निजी व्यक्ति, कोई व्यक्ति है, निजी व्यक्ति के खिलाफ नहीं जारी किया जाएगा। अभी उसमें था कि इससे पहले बंदी जो प्रत्यक्षीकरण था वो राज्य और व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता था, लेकिन इसमें व्यक्ति के खिलाफ, जो निजी व्यक्ति है उसे नहीं। सार्वजनिक पद पर बैठा व्यक्ति, जैसे सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति पर जारी किया जा सकता है क्योंकि वो सार्वजनिक पद पर है तो राज्य के अंतर्गत आ गया। लेकिन जो निजी व्यक्ति है जो किसी सरकारी पद पर बैठा नहीं है तो वो क्या होगा? उसके खिलाफ इसको नहीं जारी किया जाएगा। ठीक है, और किसके खिलाफ? जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल। तीसरा हो गया जब निर्णय लेने कहा जाए, मान लेते हैं कोई प्रशासनिक अधिकारी निर्णय लिया हो लेकिन वहां पास निर्णय किस आधार पर लिया हो? विवेक के आधार पर लिया हो, तब उसके खिलाफ नहीं किया जा सकता। विवेक के आधार पर अगर निर्णय लिया गया हो, विवेक के आधार पर अगर निर्णय लिया गया होगा तो निजी व्यक्ति
राष्ट्र व्यक्ति या विवेक के आधार पर क्या किया, प्रशासनिक अधिकारी ने निर्णय लिया होगा तो उसके खिलाफ क्या हुआ, परमादेश नहीं जारी किया जाएगा। अन्यथा अगर वो कर्तव्य अपना सही से नहीं निभा पा रहे, अपना कार्य सही से नहीं कर रहे हैं, तब उसके खिलाफ क्या किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या किया जाएगा, परमादेश जारी किया जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें अगर आसान भाषा में कहें तो सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति या राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान के अंतर्गत बैठे व्यक्ति यदि अपना कर्तव्य सही से नहीं निभा पा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट परमादेश जारी करेगा। किस लिए, कि वह अपना कर्तव्य सही से नहीं निभा रहे हैं तो उनको क्या किया जाएगा, एक आदेश जारी करेगा। ठीक है, लेकिन यह आदेश किसके लिए नहीं होगा, ना तो निजी व्यक्ति के लिए, ना राष्ट्रपति के लिए, ना विवेक के आधार पर। यदि कोई निर्णय विवेक के आधार पर लेना हो तो वहां पास भी जारी नहीं किया जा सकता, क्योंकि विवेक के आधार पर तो व्यक्ति के स्वयं यह अधिकार है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी निर्णय लेगा। तो वहाँ ये नहीं कहा गया कि क्या कर्तव्य निश्चित है। ठीक है, तो वहां पास भी ये जारी नहीं किया जाएगा, परमादेश नहीं जारी किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिएगा, रफ कर दें। ठीक है, जो हमारा तीसरा है उसे कहते हैं प्रतिषेध। क्या कहते हैं, प्रतिषेध। तीसरा क्या है, प्रतिषेध। प्रतिषेध इसे कहते हैं प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन। ठीक है, फिर इसमें वही कौन जारी करेगा, तो आप लोग जानते हैं कि कौन जारी करेगा, सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा प्रतिषेध। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, इसका अगर अर्थ देखें, इसका अर्थ होता है रोकना। इसका अर्थ क्या होता है, रोकना। प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। ठीक है, कौन जारी करेगा, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, किसके खिलाफ जारी करेगा, ठीक है, किसके खिलाफ, किसके खिलाफ जारी करेगा, तो अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ क्या किया जाएगा, इसे जारी किया जाएगा। ठीक है, इसमें अर्धन्यायिक संस्था भी शामिल है। ठीक है, न्यायिक एवं अर्धन्यायिक दोनों शामिल है। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय में किसके खिलाफ जारी किया जाएगा, अधीनस्थ न्यायालय। कारण क्या होगा, कारण होगा कि जो अधीनस्थ न्यायालय है वो अपने क्षेत्राधिकार का क्या किया हो, उल्लंघन किया हो। कि अधीनस्थ न्यायालय क्या किया, अपने क्षेत्राधिकार का, अपने क्षेत्राधिकार का, क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया। किस आधार पर, देखिए, सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा प्रतिषेध, सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा, किसके खिलाफ जारी करेगा, अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ जारी करेगा। कारण क्या होगा, यदि अधीनस्थ न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया हो और इसमें और जो मामला चल रहा हो वो अभी लंबित हो, क्या हो, वहां पर जो मामला लंबित हो, मामला लंबित। अब इसे अगर हम आसान भाषा में कहें कि अधीनस्थ न्यायालय यदि अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करता है और वहां पास ऐसी कोई कार्यवाही चल रही है जो इसके क्षेत्र के अधीन नहीं आती है, अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, उस कार्यवाही को रोक सकता है। ठीक है, इसे आसान भाषा में क्या इतना आप लिख लीजिएगा, उसके नीचे क्या लिखेंगे, ये अधीनस्थ न्यायालय यदि अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन कर रहा हो और ऐसा मामला या ऐसी कार्यवाही वहां चल रही हो जो वह उसके क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, तब सुप्रीम कोर्ट प्रतिषेध कर सकता है या उसकी कार्यवाही को क्या कर सकता है, रोक सकता है। ठीक है, तो ये किसमें है, ये तीसरा है प्रतिषेध। अनुच्छेद 32 का जो तीसरा है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, रोकना होता है, तो सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा, किसके खिलाफ, अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ। कारण क्या होगा, यदि अधीनस्थ न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया हो और मामला चल रहा हो, मामला वहां पास क्या हो, चल रहा हो। ठीक है, जो कार्यवाही हो, चल रही हो, उस पर निर्णय न दिया गया हो लेकिन कार्यवाही क्या हो, चल रही हो, तब क्या होगा, तब
वो प्रतिषेध जारी किया जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, रफ कर दें। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। चौथा क्या है जो हमारा चौथा है, वो क्या है? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण जिसे क्या कहते हैं? सबसिडरी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? वहां तो कार्यवाही को रोकना था, इससे पहले वाले में प्रतिषेध क्या था? कार्यवाही को रोकना। यहाँ पास क्या होगा? उत्प्रेषण का मतलब होता है सर्टिफाई, मतलब क्या होता है? प्रमाणित करना ना। तो यहाँ होगा प्रमाणित करना। प्रमाणित करना या रद्द करना, अगर कहें आसान भाषा में कहें तो रद्द करना। रद्द करना, प्रमाणित करना या रद्द करना। ठीक है, तो उत्प्रेषण का मतलब होता है। फिर वही प्रश्न है, पहला हमारा प्रश्न है कि कौन जारी करेगा? तो इसका प्रश्न क्या है? सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा। उत्प्रेषण कौन जारी करेगा? सुप्रीम कोर्ट। किसके तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। दूसरा होगा किसके खिलाफ? तो अधीनस्थ न्यायालय। किसके खिलाफ? किसके विरुद्ध जारी होगा? तो इसमें कहा गया है अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ ठीक है, क्या किया हो? यदि इसमें फिर है कि यदि वो अपने क्षेत्र का कारण क्या होगा? कारण ये है कि वो अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया हो। क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया हो। ठीक है, और क्या हो रहा हो? और साथ ही साथ ये हो कि वो निर्णय दे दिया हो। ठीक है, निर्णय क्या दिया हो? दे दिया गया हो। निर्णय दे दिया हो। ठीक है, ये चार बातें देखिए। इसमें क्या है? सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा किसके विरुद्ध? अधीनस्थ न्यायालय। इसमें न्यायिक एवं अर्धन्यायिक दोनों प्राधिकरण आते हैं। साथ ही साथ इसमें प्रशासनिक प्राधिकरण आता है। उसमें प्रशासनिक प्राधिकरण नहीं आते हैं, लेकिन इसमें प्रशासनिक प्राधिकरण भी आते हैं। ठीक है, कारण क्या होगा? कारण यह होगा कि अधीनस्थ न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन, ऐसा कार्यवाही शुरू की थी जो उसके क्षेत्र के अंतर्गत आता ही नहीं है। तो और साथ ही साथ ये क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया और साथ ही साथ वो जो मामला चल रहा था उस पर निर्णय भी दे दिया। ठीक है, तब क्या हुआ? निर्णय को क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखेंगे? इतना लिखने के बाद आप नीचे क्या लिखेंगे? यदि अधीनस्थ न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करते हुए किसी मामले में निर्णय दे देता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? उस निर्णय को रद्द कर सकता है या उत्प्रेषण कर सकता है। ठीक है, उत्प्रेषण का मतलब रद्द करना, या तो उत्प्रेषण कर सकता है या उस कार्यवाही या उस मामले को, उस निर्णय को क्या कर सकता है? रद्द कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा था उत्प्रेषण। ठीक है, तो कौन किसके कारण निर्णय अगर निर्णय दिया हो उसमें क्या था? प्रतिषेध में वहां पास ये नहीं था, निर्णय नहीं दिया था, बल्कि वहां मामला चल रहा था। निर्णय नहीं दिया था, वहां पास क्या है? मामला चल रहा था, तो मामला रोक दिया जाएगा प्रतिषेध में। लेकिन उत्प्रेषण में ये है कि निर्णय दे दिया, उस पर क्या जो मामला चल रहा था, मान लेते मामला चलते चलते उस पर निर्णय दे दिया गया, तब सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा? ये तो आपके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत था नहीं, तो आप निर्णय कैसे दे दिए? अब आप अगर निर्णय दे दिए तो हम क्या कर सकते हैं? उसे खारिज करेंगे। तब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? कहेगा हम इस निर्णय को रद्द करते हैं। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वह अधीनस्थ न्यायालय के क्या हो सकता है? निर्णय को रद्द कर सकता है या उसके जो निर्णय दिया हो उसको न मानकर उसका जो मामला हो किसी अन्य न्यायालय को दे सकता है। ये क्या हुआ? हमारे संविधान में ये लिखा भी है। ठीक है, चलिए जब हम लोग न्यायालय पढ़ेंगे, ठीक है, जब 123 से हम 124 से शुरू करेंगे, 124 से जब शुरू करेंगे न्यायालय, ठीक है, तब वहाँ पास ये सारी बातें आएंगी भी। ठीक है, 123 तो अध्यादेश है, 124 से शुरू है। ठीक है, तो वहाँ हम लोग देखेंगे।
ये हमारा उत्प्रेषण हुआ। एक और बचा हुआ है ना, उसे क्या कहते हैं? अधिकार परीक्षा कहते हैं, क्यों वारंटो। उसे क्या कहते हैं? देखिए इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 5वां, क्यों वारंटो, इसके हिंदी कहते हैं अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा का मतलब अगर हम कहें तो इसे कहते हैं क्यों, क्यों यू ओ वारंटो, ठीक है। तो क्यों वारंटो, ठीक है, अधिकार परीक्षा क्यों वारंटो, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसको हम देखते हैं वारंट के द्वारा, क्या कहते हैं इसे? वारंट के द्वारा। अगर इसका हम अर्थ देखें तो इसका अर्थ क्या है? अधिकार परीक्षा का मतलब होता है वारंट के द्वारा, ठीक है। फिर वही प्रश्न आया हमारे सामने ये आया कि कौन जारी करता है। अच्छा, कौन जारी करेगा? आप लोग तो जानते ही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ही जारी करेगा, क्योंकि अनुच्छेद 32 की बात हो रही है। ये अधिकार परीक्षा हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है, ठीक है, लेकिन वो अनुच्छेद 32 के तहत नहीं, 226 के तहत जारी करेगा। लेकिन अगर अनुच्छेद 32 के तहत होगा तो वो केवल सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा। तो अधिकार परीक्षा हो गया वारंट के द्वारा, कौन जारी करेगा? सुप्रीम कोर्ट। अब ये बताइए किसके खिलाफ जारी करेगा? तो यहाँ पास अगर आया किसके विरुद्ध, किसके विरुद्ध, तो यहाँ पास पहला प्रश्न आता है जो सार्वजनिक पद पर बैठा व्यक्ति, सार्वजनिक पद पर, सार्वजनिक पद पर बैठा व्यक्ति के खिलाफ क्या हो सकता है? इसको जारी किया जाएगा। कारण क्या होगा? कारण क्या होगा? अब प्रश्न आया कि कारण, किस कारण से सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए अधिकार परीक्षा जारी किया जाएगा? कारण ये है कि यदि उसने क्या किया हो, अवैध तरीके से उस पद पर बैठा हो। यदि वो व्यक्ति क्या हो, अवैध तरीके से, अवैध, अवैध का मतलब गलत तरीके, अवैध तरीके से, अवैध तरीके का मतलब होता है गलत तरीके से, ठीक है। तो सार्वजनिक पद पर बैठा व्यक्ति, कारण क्या होगा? अवैध तरीके से। इस रीट को लेकर कौन जाएगा? अगर कहें कि इसको कौन लागू करवाएगा, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी इच्छित व्यक्ति, कोई भी इच्छित व्यक्ति जो उस पद का दावेदार हो, क्या हो? जो उस पद का दावेदार हो, ठीक है। उस पद का क्या हो? दावेदार हो। अगर हम इसे आसान भाषा में पहले इसे देखते हैं, पहले कौन जारी करेगा? सुप्रीम कोर्ट। किसके विरुद्ध जारी करेगा? सार्वजनिक पद पर बैठा व्यक्ति के खिलाफ क्या होगा? जारी किया जाएगा। कारण क्या हो? यदि वो जो जिस सार्वजनिक पद पर बैठा, जिस सरकारी पद पर बैठा, वो गलत तरीके से बैठा हो, गलत तरीके का पैसा देकर या किसी अन्य तरीके से वो बैठा हो, कोई भी सोर्स लगाकर अगर बैठ गया हो, अवैध तरीके से बैठा हो, तब क्या हो सकता है? ये जारी कर सकता है। लेकिन ये बताइए कैसे मालूम चलेगा कि गलत तरीके से बैठा है? तो कोई भी व्यक्ति जो उस पद का दावेदार है वो क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट जाकर इसको लागू करवा सकता है, ठीक है। तो अगर इसे आसान भाषा में देखें तो यदि सार्वजनिक पद पर कोई, इसमें लिखना है आप लोग, क्या लिखेंगे? यदि सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति अवैध तरीके से बैठ जाता है तो उस पद के दावेदार के लिए कोई भी इच्छित व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाकर अधिकार परीक्षा लागू कर सकता है। तब सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा? आप किस हैसियत से इस पद पर बैठे। अगर वो गलत तरीके से वास्तव में बैठा होगा तब उसको क्या किया जाएगा? उस पद से हटा दिया जाएगा, उसके लिए अधिकार परीक्षा जारी किया जाएगा, ठीक है। अधिकार परीक्षा मतलब वारंट के द्वारा, ठीक है।
तो ये आप लोग लिखेंगे। समझ गए आप लोग। तो सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा किसके विरुद्ध? सार्वजनिक पद पर बैठा व्यक्ति। ये केवल जांच के लिए होता है कि वो व्यक्ति अवैध तरीके से बैठा है या नहीं, ये जांच के लिए है। और कौन जांच करवाता है? वो व्यक्ति जो उस पद का मान लेते हैं। इसको अगर आसान भाषा में समझे, एक पद है जो सार्वजनिक पद है, उस पर मान लेते हैं हम क्या कर सकते हैं, उस पद के दावेदार हैं, लेकिन उस पद पर कोई व्यक्ति बैठ गया है, लेकिन वो गलत तरीके, मान लेते हैं पैसा देकर उस पद पर बैठा है, ठीक है। हमको मालूम चला, जब हमको मालूम चला और हम भी उसी पद के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर हम उस पद के लिए तैयारी कर रहे हैं और उस व्यक्ति ने क्या किया, गलत तरीके से वहाँ बैठ गया है, तब हम क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अनुच्छेद 32 के तहत कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा इसको, सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति को अपने पास बुलाएंगे और पूछेंगे कि क्या आप किस आधार पर बैठे हैं। अगर ये पाया गया जांच में कि उन्होंने गलत तरीके से बैठे, तब उनके खिलाफ क्या किया जाएगा, अधिकार परीक्षा जारी कर दिया जाएगा। तो इसमें कोई भी व्यक्ति जो उस पद का दावेदार है वो जा सकता है, ठीक है। इसमें ये नहीं दिया कौन व्यक्ति जाएगा कौन नहीं जाएगा, इसमें यह कहा गया है अगर आप उस पद के दावेदार हैं तो आप जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये इतनी बातें हमारे अनुच्छेद 32 थी। अनुच्छेद 32 बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब अम्बेडकर जी ने इसे हृदय और आत्मा कह ही दिए तो महत्वपूर्ण तो वैसे भी हो जाता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 32 खत्म हो गया। कल हम लोग क्या देखेंगे, अनुच्छेद 31 देखेंगे, संपत्ति के अधिकार। हम लोग शुरू से देखेंगे 1950 में संपत्ति के अधिकार क्या था, फिर कैसे कैसे परिवर्तन हुआ, कैसे कैसे केस हुए, फिर 9वीं अनुसूची किस प्रकार जोड़ी गए, बाद में फिर क्या केस हुए, ये सब देखते हुए, वो काफ़ी थोड़ा बड़ा है, हो सकता है कि उसके लिए 2-3 वीडियो बनाने पड़े, तो धीरे धीरे करके उसे देख लेंगे, ठीक है। तो फिर उसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। और 44वें संविधान संशोधन द्वारा जब उसे हटाया गया तो आज वास्तव में उसकी स्थिति क्या है, वो कहाँ चला गया, मतलब किस अनुच्छेद में गया, शामिल हो गया, और अभी जो 31 है वो उसमें क्या शामिल, अभी 31 जो हमारे मूल अधिकार में है वो अभी क्या शामिल है उसमें, उसको देखेंगे, ठीक है। इसको हम कल देखते हैं। तो आज केवल इतना ही, कल मिलते हैं। कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। तो इसे आप जैसे बोला हूँ वैसे लिख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, किताब में थोड़ा दूसरी तरीके से लिखा हुआ, लेकिन आप ऐसे पढ़ेंगे तो समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर लिखा करेंगे तो आप जब भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा किसके विरुद्ध जारी किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, कौन जारी करता है। तो इस तरह थोड़ा याद जल्दी हो जाता है कि समझ में जल्दी आता है। वैसे अगर एक साथ लिखा रहता है तो समझ में भी जल्दी नहीं आता, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलें, कल मिलते हैं। हमारा संपत्ति का अधिकार होगा 31 में, ठीक है। चलिए।